तो वन बाई वन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए डेड लोड में। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो डेड लोड की, जो कि मैं समझा भी चुका हूं। देखिए कि the dead loads are permanent load. Dead loads are permanent load which result from the weight of structure from the weight of structure itself, which result due to weight of structure itself, and other permanent attachments ठीक है। मतलब जो चीजें परमानेंटली हमेशा रहेंगी, जैसे रूफ लिख सकते हैं, वॉल्स लिख सकते हैं, इन सब का जो परमानेंट सेटिंग है, ट्रस का जो वेट है, तो जनरली जो सेल्फ वेट है वो यहीं पे आएंगे। आ जाते हैं लाइव लोड में। तो लाइव लोड की डेफिनेशन लिख लीजिए, ये मैं समझा चुका हूं आपको। लिखिए लाइव लोड। देखिए लाइव लोड्स आर टेम्परेरी लोड। Live loads are temporary loads. They are applied to the structure. They are applied to the structure on and off over the life of structure. ठीक है, एग्जाम्पल लिख दो इसके। विंड फोर्सेस कंस्ट्रक्शन वर्क लोडिंग, स्नोफॉल एटसेट्रा। तो जो कभी लग जाए फिर हट जाए, मेंटेनेंस वर्क लोड भी बोल सकते हैं। तो मेंटेनेंस करते समय कुछ लोडिंग किया फिर सही हो गया। तो क्या क्लियर है डेड लोड और परमानेंट लोड? अगली बात आ जाते हैं स्टैटिक लोड पे। सो डिफाइन करेंगे स्टैटिक लोड को। स्टैटिक लोड किसे कहते हैं? स्टैटिक लोड की डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए स्टैटिक लोड की डेफिनेशन लिखिए, लोड रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। लोड रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम
तो लोड अगर टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट रहे तो उसे क्या बोलेंगे? स्टैटिक लोड। जैसे माय डियर स्टैटिक लोड की कैटेगरी में आ जाएगा डेड लोड। डेड लोड, जब भी आप एक बिल्डिंग को देखोगे तो उसमें पहले से ही टाइम और लोड के बीच में ग्राफ बनाएं तो डेड लोड की डेफिनेशन तो लिख ही चुके हैं। तो देखो, बिल्डिंग का लोड या उसका सेल्फ वेट हमेशा टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। तो लोड अगर टाइम के साथ कांस्टेंट रहे तो उसे कौन सा लोड बोलते हैं? स्टैटिक लोड। मतलब डेड लोड परमानेंट लोड तो है ही, लेकिन ये स्टैटिक लोड भी है, ये स्टैटिक लोड भी है। तो एक ग्राफ बना दीजिए। तो डेड लोड की डेफिनेशन आप पहले लिख चुके हैं, और डेड लोड टाइम के साथ कभी नहीं बदलता। बिल्डिंग का वेट कभी नहीं बदलेगा ना यार। बना दीजिए इसको। तो लोड को अगर टाइम के साथ बांटा जाए तो डेड लोड को स्टैटिक लोड की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। अब हम इसे शॉर्टकट में लिखा करेंगे GAL, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या है कि अगर हमें किसी बॉडी पे लोड लगाना है, किसी बॉडी पे लोड लगाना है, तो बहुत स्लोली लोड का मैग्नीट्यूड बढ़ा के उस लोड तक पहुंचा जाए। जैसे हमसे कहा गया 10 किलोन्यूटन का लोड लगाओ, तो एकदम से अगर 10 लगा दोगे किसी बॉडी में तो वो तो उसको इंपैक्ट देगा, झटका देगा। ऐसे केस में हम लोग धीमे धीमे लोड की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते काफी समय देते हैं लोड को मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने में, और फिर वो 10 किलोन्यूटन तक पहुंचा देते हैं। फिर वो 10 किलोमीटर तक पहुंचा देते हैं। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आप कहोगे सर टाइम के साथ तो लोड चेंज हो रहा है, फिर ये स्टैटिक लोड कैसे हुआ माय डियर? क्योंकि टाइम बहुत सारा चेंज हुआ और लोड का चेंज बहुत कम हुआ। मतलब यहां देखो डेल्टा P और डेल्टा T, मतलब डेल्टा P बाई डेल्टा T ये वेरी लेस है। लोड का चेंज टाइम के साथ बहुत कम हुआ है, तो इसे हम निग्लेक्ट कर सकते हैं और इसे हम मान सकते हैं टाइम के साथ कांस्टेंट। मतलब जो लोड बहुत ज्यादा समय लेके धीमे धीमे अप्लाई होके अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करे, ऐसे लोड को हम लोग ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कहते हैं। दो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, दो। पहली माय डियर, पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, पूरे सब्जेक्ट में कभी भी मैं बोलूंगा 10 किलोन्यूटन का लोड लगा, 10 किलोन्यूटन का लोड लगा दिया इस बॉडी पे, तो हमेशा याद रखना पूरे सोम में जितने भी लोड लगेंगे वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड ही लगते हैं। मतलब पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमेशा लोड को इसी तरीके से लगाया गया होगा। हाँ, अलग से लिख दे इम्पैक्ट लोड लगा, बात अलग है, लेकिन पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमेशा लोड अगर दिया है तो हमेशा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड दिया है। सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी बात। तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि ऑल लोड्स इन सोम आर
ग्रेजुअली, या शॉर्टकट में लिख देते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, मतलब सबसे जरूरी बात मैं स्टार लगा देता हूँ, आज के बाद दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा लोड लगा, समझ जाना ग्रेजुअली अप्लाइड लगा। और दूसरी बात ध्यान रखना कि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड अपने मैक्सिमम मैग्नीट्यूड से पहचाना जाता है। मतलब 10 किलोन्यूटन लगा तो हम बोलेंगे 10 किलोन्यूटन का लोड है ग्रेजुअली अप्लाइड, अगर पूरी बात बोलेंगे। लेकिन तो मैं तो यही बोलूंगा 10 किलोन्यूटन का लोड लगा, समझ जाना कौन सा लगा होगा, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। सो ध्यान रखना, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड इज आइडेंटिफाई बाई इट्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड से पहचाना जाता है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड से पहचाना जाता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। मतलब लोड को एकदम से नहीं लगा देना, एकदम से लगा दिया तो वो कैटेगरी बदल जाएगी, इंपैक्ट लोड में आ जाएगा। जैसे एक बॉल को एक बॉडी ऊपर गिरा दिया है, फॉलिंग लोड, वो झटका लगेगा ना यार, एकदम से 10 किलोमीटर लगा दोगे, इंपैक्ट आ गया ना, वो अगली कैटेगरी है। सोम में ऐसे लोड नहीं लगते, हाँ लगेंगे वो बात अलग है, पर वो लिख के देगा। क्लियर यहां तक, नोट करो। हाँ अच्छी बात है, अब आप इस चैप्टर में क्यों हुआ सर, कैसे हुआ, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स है, साइंस है। पुराने चैप्टर में मटेरियल के अंदर ये होता है, वो तो यार हमें मानना पड़ेगा। अब आपके क्यों के जवाब दिए जा सकते हैं, पूरे टॉपिक में ऐसा होगा, अलग अलग टॉपिक हैं भाई। पहला चैप्टर ऐसा है जो रेफरेंस है, इंफॉर्मेटिव है, उसे बार बार रिवाइज करो तब क्लियरिटी आ जाएगी, याद करना है पहले चैप्टर में। लोड था, लोड की वैल्यू को हमने धीमे धीमे बढ़ाया था। टेंशन मतलब बताने, अब कल तो जानते नहीं थे ये सब, लेकिन अब बता रहा हूँ, टेंशन टेस्ट में भी जो पी का लोड लगाया वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, और आज के बाद भी जितने लोड लगाऊंगा बताऊंगा नहीं, हमेशा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होंगे। पूरे सॉम में हर जगह ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, धीमे धीमे लोड लगाया जाता है, झटका इंपैक्ट नहीं देना है। क्या कंप्लीट है? ठीक है, अब यहीं पे हम एक बार फिर से लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन का कर्व लेते हैं। ऑब्वियसली मैं लिख भी देता हूं, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, कल पढ़ा था, लीनियर होता है, फिर वो कर्व, वो दुनिया भर का सब, पर मैंने पूरा नहीं बनाया, मैंने यहीं तक बनाया, कोई पी का लोड लगाया, क्योंकि देखो ये बात आप समझ चुके हो कि इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन सोम, इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन सोम
हम हमेशा कंपोनेंट को सेफ जोन में रखेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सिग्मा जो है वो हमेशा सिग्मा इंड्यूस जो होगा, जो स्ट्रेस आएगी वो हमेशा सिग्मा परमिसिबल से कम आती। इसका मतलब समझो कि इन सोम वी ऑलवेज लाइज विद इन इलास्टिक लिमिट। मतलब सोम में हम हमेशा इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रहते हैं। मतलब वो पूरा ग्राफ अब नहीं बनाऊंगा, हाँ कभी कभी बना दूंगा, लेकिन सोम में एक चीज समझ लो, हम कभी भी सी पॉइंट को क्रॉस नहीं करते, क्योंकि कल समझाया था अगर सी पॉइंट को क्रॉस किया तो ढेर सारी यील्डिंग हो गई, कंपोनेंट फेल हो गया, फ्रैक्चर नहीं हुआ, फेल हुआ। तो हमेशा हम सोम में सी पॉइंट के अंदर ही रहेंगे, सेफ्टी में रहेंगे ना यार। हाँ सी पॉइंट के बाहर जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में, मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं प्रोडक्शन, यील्डिंग करा के, अरे वो बर्तन बनाओगे, सीट बनाओगे, ये प्रोडक्ट जो बनते हैं उनमें यील्ड पॉइंट के उधर काम करते हो, सोम में यील्ड पॉइंट के इधर। क्या मैंने सही बनाया था? इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अच्छा कल एक अजम्पशन लिया ही था कि हम पूरा लीनियर मानते हैं। अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, क्योंकि लोड लगाया डिस्प्लेसमेंट आया। बहुत सिंपल, किसी भी समय पे कोई लोड होगा, किसी भी समय पे कोई लोड होगा, मान लो P का लोड है और डेल्टा का डिफॉर्मेशन है D डेल्टा का, तो P का लोड है, DP लोड नहीं होगा, लोड तो P होगा, और डेल्टा D डेल्टा का डिफॉर्मेशन होगा। एक लोड से एक छोटा सा डिफॉर्मेशन आया, जनरलाइज लोड, तो एक छोटा सा वर्क डन DW होगा P D डेल्टा के बराबर। पूरा वर्क डन इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेट करने का मतलब है कि P D डेल्टा को जब इंटीग्रेट करोगे तो लोड तो वेरी कर रहा है, तो आप एवरेज ले सकते हो 0 से P का P/2, या ऐसा कुछ मत करो, मैथमेटिक्स है ये, जबरदस्त मैथमेटिक्स है, पर तुम नहीं जानते हो ना, लेकिन ये तो जानते होगे कि y dx का इंटीग्रल एरिया अंडर द कर्व होता है ऑन x एक्सिस। तो ऐसे P डेल्टा भी तो एरिया अंडर कर्व होगा ऑन डेल्टा एक्सिस। तो भैया इस तरह से वर्क डन मिल गया फाइनली। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का है ये, ध्यान रखना। अच्छा अच्छी बात है, सोम में सारे लोड ग्रेजुअली अप्लाइड होते हैं जब तक कुछ और ना लिखे। वर्क डन मिल गया, कितना हो गया देख लो, वर्क डन हो गया P D डेल्टा का इंटीग्रल, ये एरिया अंडर द कर्व भी कह सकते हैं, या एरिया ले लो ना, ट्राइंगल ही तो है, ये वाला एरिया ले लो, ये कर्व का ये वाला एरिया ले लो, एंड दैट एरिया इज नथिंग बट हाफ P इंटू डेल्टा, हाफ P इंटू डेल्टा। और इसी वर्क डन को हम लोग जानते हैं स्ट्रेन एनर्जी के नाम से। यही वर्क डन क्या कहलाता है? स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी का एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं सोम के लिए। सोम के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सोम में हम सी पॉइंट के अंदर रहते हैं, तो हाफ P डेल्टा फॉर्मूला वैलिड है। अच्छा ये P डेल्टा का इंटीग्रल ये हमेशा वैलिड है, चाहे सोम हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। मतलब एरिया अंडर द कर्व ऑफ P डेल्टा डायग्राम on delta axis, that is the generalized formula of strain energy। बट सोम में एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, क्योंकि सोम में वेल नोन है, इलास्टिक लिमिट के अंदर है, तो हाफ P इंटू डेल्टा लगा देते हैं। यहां तक बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई? कोई डाउट हो तो पूछो। आप पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों लिख रहे हो सर, ऐसा क्यों हो रहा है? इस चैप्टर में आप क्यों पूछो, मैं जवाब दूंगा। लास्ट चैप्टर में नहीं था हमारे पास ऐसा कुछ।
हाँ ब्रेक देंगे, 11:15 के आसपास ब्रेक देंगे। अब बीच में नहीं रुक सकते, थोड़ा टॉपिक हो जाने दीजिए। भैया वर्क डन का फॉर्मूला बचपन में पढ़े हो ना आप, क्लास 12th में। वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स, जिन्हें समझ में नहीं आया वो सुन लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसके लिए फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट फोर्स में डिस्प्लेसमेंट का गुणा कर दो। लेकिन यहाँ फोर्स कांस्टेंट कहाँ है? फोर्स तो वेरी कर रहा है, और जब भी कोई चीज वेरी करे तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो हम किसी भी समय पे पहुंचेंगे, उस समय का लोड होगा P, और उस समय डिफॉर्मेशन आएगा या डिस्प्लेसमेंट आएगा d डेल्टा। तो P का d डेल्टा से गुणा करेंगे, ये वही है F dx। F dx फॉर्मूला पढ़े होगे बचपन में, F dx, और इंटीग्रेट करो क्योंकि वेरी कर रहा है ना। और ये y dx इंटीग्रल मैथमेटिक्स है, एरिया अंडर द कर्व लेते हो। जिन्हें समझ में नहीं आया, मैथ थोड़ी वीक है। स्ट्रेस इंड्यूस इज लेस देन स्ट्रेस परमिसिबल। इसका मतलब है कंपोनेंट इज सेफ, मतलब फेल्योर नहीं हो रहा है, यील्डिंग नहीं हो रही है, ये लीनियर मान सकते हो। क्योंकि अगर स्ट्रेस परमिसिबल से ज्यादा है, कल समझाया था परमिसिबल, भूल गए तुम लोग सब, परमिसिबल से ज्यादा है तो यील्डिंग हो जाती, और यील्डिंग हो जाती तो ये याद करो लीनियर नहीं होता ना, फिर वो कर्व जैसा बन जाता है, और कर्व और बन जाता है तो ये ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला कैसे लगाओगे? हाफ P डेल्टा। लोड में P डेल्टा नहीं होता है, डेल्टा P जैसा कुछ नहीं होता है। लोड आप 0 से लोड बढ़ा रहे हो, लोड बढ़ाते बढ़ाते 5 किया, और 5 के लोड ने एक छोटा सा डिफॉर्मेशन किया होगा, तो लोड तो उस समय 5 किलो न्यूटन है ना। 5 किलो न्यूटन लोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉर्मेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि 5 के लोड में 1 का लोड कुछ डिफॉर्मेशन करेगा, नहीं। 5 का लोड जब लग रहा होगा उस समय कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, और पूरे के डिफॉर्मेशन को हमने गुणा करके, और मतलब 5 को डिफॉर्मेशन से गुणा करके इंटीग्रेट कर दिया। तो दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव वो हैं जिन्हें जोड़ा नहीं जा सकता, और एक्सटेंसिव वो हैं जो जोड़ती हैं। तो स्ट्रेन जो है ना, या डिफॉर्मेशन जो है, ये जुड़ जाता है। थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ, 1 mm 2 mm 3 mm, ये जोड़ते चले जाओगे। लोड थोड़ा ना जोड़ दोगे कि अभी 4 है फिर 4.5 हुआ, फिर ये सब जोड़ते जाओ तो पता नहीं 10 से पता नहीं कितना ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? फिर स्ट्रेन एनर्जी हम पढ़ क्यों रहे हैं? माय डियर सोचो, स्ट्रेन एनर्जी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब P का लोड लगाया मेंबर में और ये डिफॉर्म हुआ, तो जो ये फोर्स ने वर्क डन किया,
ये वर्क डन उस मेंबर के अंदर एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब हो गया। मतलब ये एनर्जी जो फोर्स से एनर्जी ये वर्क डन आया, ये कंपोनेंट के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, और इसी एनर्जी को हम लोग स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। स्ट्रेन एनर्जी का मतलब है कि लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन आया, उसकी वजह से जो एनर्जी, जो फोर्स ने एनर्जी रिलीज करी, वो कंपोनेंट के अंदर क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। तो स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे, तो स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे, किसे कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मेशन, ड्यू टू डिफॉर्मेशन ड्यू टू डिफॉर्मेशन due to deformation under the effect of loading, due to deformation under the effect of loading। ठीक है, अब स्ट्रेन एनर्जी का एक फॉर्मूला मिल गया हमें, और स्ट्रेन एनर्जी का ये फॉर्मूला है हाफ पी इंटू डेल्टा। बहुत ध्यान सुनिएगा, हाफ पी इंटू डेल्टा, जो अभी ड्राइव किया, जो सोम में लगा सकते हो, या ये फॉर्मूला है वैलिड विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, सोम के लिए वैलिड है। और एक फॉर्मूला और निकला है स्ट्रेन एनर्जी का, फॉर्मूला पी डी डेल्टा का इंटीग्रल ऑलवेज वैलिड। ये ऑलवेज वैलिड। फिर बताओ, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूं, एक नई चीज करता हूं कि मान लीजिए एक ब्लॉक है और इसमें P का लोड लग रहा है, इसकी लेंथ L है और इसका एरिया मान लेते हैं A। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है कि ये P का लोड अगर मैंने लिखा है, लिखा भी नहीं होता तो ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। और स्ट्रेन एनर्जी का ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। यहीं पे अब हम क्या करते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी में के फॉर्मूले में, पी डी डेल्टा के फॉर्मूले में एरिया और लेंथ को डिवाइड करते हैं और एरिया और लेंथ का गुणा करते हैं। एरिया और लेंथ को डिवाइड करते हैं और एरिया लेंथ का गुणा करते हैं। फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि वही डिवाइड किया, वही मल्टीप्लाई किया, देयर इज नो चेंज। पर माय डियर, याद करो कल सिखाया था P डिवाइड बाई ए, P डिवाइड बाई ए ये होता है स्ट्रेस, और D डेल्टा डिवाइड बाई L ये होगा स्ट्रेन। अब डिफरेंशियल वाला होगा, तो यही फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं सिग्मा डी एप्सिलॉन का इंटीग्रल इनटू AL। तो स्ट्रेन एनर्जी का एक और फॉर्मूला बन गया,
स्ट्रेन एनर्जी का एक और फॉर्मूला बन गया कि सिग्मा इंटू डी एप्सिलॉन का इंटीग्रल इंटू AL, और AL का मतलब होता है वॉल्यूम। तो यहां गुणा कर सकते हैं वॉल्यूम का। बहुत बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना। अच्छा, या वही काम यहां भी कर सकते हैं, AL से डिवाइड कर दो, AL से मल्टीप्लाई कर दो, तो स्ट्रेन एनर्जी का एक और फॉर्मूला बन गया कि हाफ P बाई ए बन जाएगा सिग्मा, डेल्टा बाई L बन जाएगा स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। पर ये वाला फॉर्मूला सोम में लगेगा, वैलिड विद इन इलास्टिक लिमिट। और ये वाला फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो मैं कुछ कंक्लूजन्स लिखाने वाला हूं। जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में यहां से, तो बहुत कंफ्यूज करता है। क्या करता है बताते हैं, पहले इतना लिख लो और कोई डाउट हो तो पूछ लो। सी तेजा जी को हिंदी में परेशानी हो रही है। माय डियर, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश, सो सम important concept I will explain in English also. So here nothing is important, my dear. That force into displacement, this is the formula we study from our childhood. So P del delta integral, it is the work done. Force into displacement. And that P is variable, that's why we are integrating, and we know that P d delta integral is nothing but that is the area under the curve of P and delta. So half P delta formula, for that half P delta area for triangle we can only use for strength of material, or we can say valid within elastic limit, क्योंकि elastic limit तक ग्राफ ट्राइंगल बनेगा, वही स्ट्रेट लाइन कल वाला, लेकिन आफ्टर elastic limit this formula cannot be valid. We have to use this integration formula, so that is generalized. And now we can divide by AL. So what is important here? Divide by AL. P upon A is stress, DL by L is strain. So there is a formula. तो भैया इसमें इंग्लिश में समझाने जैसा कुछ नहीं था। कोई कठिन चीज हो तो इंग्लिश में समझाएं, तो बहुत आसान था भाई। कॉन्सेप्ट में क्या हिंदी इंग्लिश? बताओ भाई, ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जिन्हें डाउट है पूछ लो अभी, क्योंकि लेवल अब बढ़ जाएगा। अब मैं देख रहा हूं किसी को भी क्यों जैसे क्वेश्चन नहीं कोई पूछ रहा है, क्योंकि कुछ आता ही नहीं है। डेफिनेशन जब मैं लिखा रहा था तब बड़ा क्यों कर रहे थे, अब कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा। ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये सब बचपन से पढ़ते हैं। यहां अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो अब तुरंत लेवल बढ़ जाएगा। हम हाइयर लेवल पे जा रहे हैं। स्ट्रेन एनर्जी के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ये टफनेस, रेजिलेंस जो तुम सुन रहे थे कल, वो सब स्ट्रेन एनर्जी ही है। देखते हैं कौन सी है, वो अभी खत्म हो जाएगा 2 मिनट में।
किसी को कोई डाउट, कोई चीज समझ में ना आई हो तो तुरंत पूछे भाई, याद नहीं करना है, ये कॉन्सेप्ट है, इन्हें सीखना है। प्रिंस पहले फोर्स तो सीख लो, फिर आएंगे और चीजों में। क्या यहां तक ऑल ओके है? ऑल ओके। फिर देखो एक चीज और, कल सिग्मा बराबर E इंटू एप्सिलॉन बोला था, जहां E का मतलब बताया था यंग्स मॉडुलस। या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं इसको। ओके, तो देखो यहां पे हम लोग एप्सिलॉन की वैल्यू उठा के यहां भर दो, तो स्ट्रेन एनर्जी का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे ही आप ये भरोगे तो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। मतलब सोच के देखो स्ट्रेन एनर्जी के कितने फॉर्मूले मैंने लिख दिए, सब एक ही है भैया, सब एक ही है। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, सारे फॉर्मूले को एक साथ लिख देता हूँ। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है, हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हो सकता है पी डी डेल्टा का इंटीग्रल, या हाफ पी डी डेल्टा, सॉरी हाफ पी डेल्टा, पर हम सोम के अंदर है, अगर ये लिख दे रहे हैं तो सोम के अंदर है, मान के चल रहे हैं। या फॉर्मूला लगा सकते हैं सिग्मा डी एप्सिलॉन का इंटीग्रल इंटू वॉल्यूम, या फॉर्मूला लगा सकते हैं हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू वॉल्यूम, या फॉर्मूला लगा सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। मतलब सोचो स्ट्रेन एनर्जी के कितने फॉर्मूले आ गए भैया। ये अलग अलग नहीं है, सब एक ही है, अलग अलग नहीं है, सब एक ही है, सब एक ही से बने हैं। जब जिसकी जरूरत पड़ेगी ना हम वो लगा देंगे क्वेश्चन में, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी हम वो लगा देंगे। All formulas are same. बताओ भाई यहाँ तक कोई डाउट? सोम में स्ट्रेन एनर्जी क्यों यूज होती है? भैया एनर्जी का इस्तेमाल तो है। स्ट्रेन एनर्जी का सिग्निफिकेंस समझो कि जितनी ज़्यादा किसी बॉडी की एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वो शॉक और इम्पैक्ट बियर कर सकता है। सोम में स्ट्रेन एनर्जी क्यों यूज होती है? स्ट्रेन एनर्जी तो पूरे सब्जेक्ट में 10 बार आएगी। एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बताता है। अभी आएंगे उसमें सब कुछ। उठपटांग क्वेश्चन क्यों पूछते हो? स्ट्रेन एनर्जी क्यों यूज होती है? अरे होगी भैया, जहाँ फोर्स लगेगा वहाँ एनर्जी भी तो आएगी। कहाँ गई वो एनर्जी? फोर्स ने जो रिलीज करी मटेरियल के अंदर समा गई।
नथिंग ऑल डन। यहाँ पे एक नया टर्म आता है, मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, तो ये क्या होता है? ये होता है स्ट्रेन एनर्जी में वॉल्यूम का डिवाइड कर दो। स्ट्रेन एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी और मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी में ये अंतर है कि स्ट्रेन एनर्जी में वॉल्यूम का डिवाइड कर दो। तो स्ट्रेन एनर्जी में अगर वॉल्यूम का डिवाइड करोगे तो इस फॉर्मूले में वॉल्यूम का डिवाइड कर दो, या इस फॉर्मूले में वॉल्यूम का डिवाइड कर दो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन या सिग्मा डी एप्सिलॉन। तो स्ट्रेन एनर्जी जब भी बोला जाएगा तो ध्यान रखना, इज रिलेटेड टू कंपोनेंट। कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। कंपोनेंट पे क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि भैया स्ट्रेन एनर्जी में ये वॉल्यूम का गुणा होता है ना, वॉल्यूम का गुणा होता है। आप कहोगे सर यहां नहीं है गुणा। अरे भैया डिपेंड करेगा ना, जितना फोर्स लगाओगे डायमेंशन जितने ज्यादा होंगे डिफॉर्मेशन भी उसी हिसाब से आएगा। तो स्ट्रेन एनर्जी में एल का रोल है, और एल डिपेंड करेगा कंपोनेंट कैसा है, शेप कैसी है, बड़ा है, छोटा है, साइज में मोटा है, पतला है। लेकिन यहां देखो वॉल्यूम नहीं है, स्ट्रेस है और स्ट्रेन है, स्ट्रेस है और स्ट्रेन है। तो ध्यान रखना, ये इज रिलेटेड टू मटेरियल। इसमें कंपोनेंट का डायमेंशन मैटर नहीं करता है, मटेरियल मैटर करता है। मटेरियल से रिलेटेड हो गया, क्योंकि वॉल्यूम, लेंथ वगैरह, एरिया कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि स्ट्रेन एनर्जी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, बट मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्योंकि इंडिपेंडेंट है एल से, बस इसे सिग्मा और एप्सिलॉन से मतलब है। मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, एल पर डिपेंड नहीं करेगा। पर ये मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कंपोनेंट की डायमेंशन भी यहां पे आ जाएंगे। नोट करो पहले यहां तक, लेवल पढ़ रहा है भाई। बस 10 मिनट के अंदर ब्रेक देता हूं, डेफिनेशन खत्म हो जाए फिर ब्रेक ही है। ब्रेक के बाद तो आप लोग वैसे ही सब कुछ भूल जाते हो भाई। रिवीजन की जरूरत है, आज की क्लास में जबरदस्त रिवीजन की जरूरत है। मतलब जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे। मतलब बार बार रिवाइज करना माय डियर, बहुत मतलब प्रीसियस टॉपिक है ये सब। बुक्स वगैरह में नहीं मिलते इतने आराम से, और बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, जो गेट और ईएससी में बताता हूँ। इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते तुमसे, तो क्या पूछता है देखना, भी कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा ब्रेक के बाद। तुमसे तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, पर अब बताना तो पूरा पड़ेगा ना यार। डीप में पढ़ना है, डीप में।
नोटेड भाई, नोटेड। अब आगे आते हैं। तो अगर मैं कहूं स्ट्रेन एनर्जी बताओ, तो हम कह सकते हैं, हम एरिया ले लेंगे अंडर द कर्व, एरिया अंडर द पी डेल्टा कर्व ऑन डेल्टा एक्सिस। क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है, पी डेल्टा का इंटीग्रल। और अगर हमसे पूछा जाए स्ट्रेन एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम निकालना है या मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी निकालना है, तो हम एरिया ले लेंगे अंडर द सिग्मा एप्सिलॉन कर्व ऑन एप्सिलॉन एक्सिस, क्योंकि फॉर्मूला होगा डी एप्सिलॉन का इंटीग्रल। कोई नई चीज नहीं है, यही तो बता रहा हूं मैं इतनी देर से। अच्छा, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व का एरिया लेते हैं। मतलब कोई कर्व दिया है सिग्मा और एप्सिलॉन में, तो ये एरिया कहलाएगा मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है। और पी डेल्टा में कोई कर्व बना है, फिर एरिया लेते हो आप कहीं तक का भी, तो अगर ये वाला एरिया लेते हैं हम लोग, तो ये कहलाएगा स्ट्रेन एनर्जी। ये कहलाएगा स्ट्रेन एनर्जी। इतनी सब बातें हमने सीखी। अब बस दो डेफिनेशन और लिखनी है हमें, टफनेस और रेजिलियंस, फिर ब्रेक देंगे। पहले तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। यहां तक किसी को कोई जरा सा भी डाउट हो तो तुरंत पूछ लो भाई। अरे बता तो दो डाउट है कि नहीं डाउट है, तब तो आगे हम इंट्रोड्यूस करें चीजों को। अच्छा, ये सब चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए। तो ध्यान रखना, अगर आप एरिया ले लेते हैं लोड और डिफॉर्मेशन के कर्व का, तो वो स्ट्रेन एनर्जी देगा। और स्ट्रेस और स्ट्रेन का एरिया ले लेते हैं, भाई अगर कोई चीज के फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? कंपोनेंट के डायमेंशन पे। तो वॉल्यूम ज्यादा तो वो डेटा भी ज्यादा, वॉल्यूम कम तो वो डेटा भी कम। इसका मतलब है स्ट्रेन एनर्जी डिपेंड करती है कंपोनेंट के डायमेंशंस पे भी। पर स्ट्रेन एनर्जी का मॉडुलस का डायमेंशन से कोई संबंध नहीं है। उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन आता है, वॉल्यूम जैसा टर्म नहीं आता है। इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट है वॉल्यूम से, मतलब ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। सिग्मा और एप्सिलॉन मटेरियल की प्रॉपर्टी, तो ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, पर ये मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होगी। भैया दोनों डायग्राम सेम कहां है? ये सिग्मा और एप्सिलॉन के बीच का है।
और ये पी और डेल्टा के बीच का, भैया इतना सब समझाने के बाद भी ये गलती लिख भी दिया, एरिया अंडर द कर्व ऑफ पी डेल्टा कर्व। जब पी और डेल्टा का ग्राफ बनाओ, ग्राफ दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, कल बताया था, पर जब इसका एरिया लोगे, इन डेटास का एरिया लोगे, ये किलो न्यूटन में होगा, ये एमएम में होगा, ये किलो न्यूटन में होगा भैया, ये एमएम में होगा, और ये मेगा पास्कल में या पास्कल में होगा, और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। तो जब ये एरिया लोगे, अरे अंतर है दोनों में, ये सिग्मा एप्सिलॉन है, ये पी डेल्टा, पर तुम कह रहे हैं दोनों अगर आप सेम ही बनाए तो नाम अलग अलग क्यों लिखे? कमाल की डाउट पूछते हो यार, मतलब इसका तो सुनते नहीं हो आप लोग अच्छे से, गलत बात है माय डियर। लिसन वेरी केयरफुली यार माय डियर, एक एक वर्ड को अच्छे सुनो, एक बार अगर सीख गए तो जिंदगी भर ये सब्जेक्ट नहीं भूलता है। आप केयरफुली मेरी एक एक बात को सुनो, हो सकता है आपके कुछ बेसिक क्लियर ना हो, पहले के मैथमेटिक्स आ रहा हो कहीं पे, जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को पता ना हो फॉर्मूला, तो उन्हें आज सीख लो ना यार, याद कर लो, फॉर्मूला ही तो है जो पहले से पढ़ता है, 12th में 10th में पढ़े होगे आप। तो कुछ चीजें पुरानी रिकॉल करनी पड़ेगी यार, अब क्लास 10 तो पढ़ नहीं सकते ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, वहीं से तो ये सब निकला है। तो आप एक एक चीज को अच्छे से सुनो, फिर जेन्युइन डाउट पूछो, मैं बार बार बताऊंगा। आप सुनी ना, आप कह रहे हो दोनों ग्राफ सेम है, कहां से दोनों ग्राफ सेम है? लुक वाइज दोनों सेम है, पर एक्सिस तो अलग अलग हैं, कहो तो अब क्लियर है। दुखी कर देते हो यार, मतलब इतनी मेहनत से ये सब पढ़ाने के बाद दुखी कर देते हो, मतलब फिर तुम्हें मैं सीधे डेफिनेशन लिखा दूं, ये सब ना बताऊं, फिर मन खराब हो जाता है कि इतना डिटेल में जाने का मतलब ही क्या है, जब लोगों को पी डेल्टा नहीं समझ में आ रहा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला नहीं पता तो सीखो, आज के बाद तो पता चल गया ना। पढ़ने की एक टेंडेंसी बनाओ, हमें जो नहीं आता हम वो सीखने आए हैं, ठीक है? खुश रहो, टेंशन मत लो, धीमे धीमे सीखोगे और मुझे पता है आप धीमे धीमे एक्सपर्ट बनोगे, पर सीखने की टेंडेंसी बनाओ, डरो नहीं, हर चीज थोड़ी ना किसी को आती है यार, धीमे धीमे सीखते हैं ना। आप भी सीखो, चीजों को बारीकी से सुनो, यहाँ माइंड डाइवर्ट मत करो। आप थोड़ी देर यहाँ टहलाते हो, फिर कहते हो ये क्या लिख दिया, फिर समझ में नहीं आया, गलत बात। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठो, हर एक चीज को बारीकी से सुनो। आप बताओ कोई डाउट किसी को? चलो आगे आते हैं। अब देखो टफनेस क्या है। ठीक है, तो टफनेस और कुछ नहीं है, टफनेस भी स्ट्रेन एनर्जी है, टफनेस भी स्ट्रेन एनर्जी है, और कहां तक की? अप टू फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने तक जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है, आखिरी लिमिट तक, मतलब ये पॉइंट तक। अच्छा, जरूरी थोड़ी ना अपने लोड लगा के फ्रैक्चर ही कराया हो सकता है हम कहीं यहीं तक पहुंचे हो, यहीं तक पहुंचे हो। तो अगर आप लोड लगा के बिल्कुल फ्रैक्चर पॉइंट तक पहुंच गए, लोड बढ़ाते बढ़ाते, उस फ्रैक्चर पॉइंट तक जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी उसे बोलते हैं टफनेस। उसके पहले तक यहां तक आए होते, फ्रैक्चर ना कराया होता, लोड का मैग्नीट्यूड उतना ना किया होता कि फ्रैक्चर हो जाए, तो उसे टफनेस नाम नहीं देते, हाँ उसे स्ट्रेन एनर्जी तो बोलते। मतलब टफनेस एक खास तरह की स्ट्रेन एनर्जी है, वैसे स्ट्रेस एनर्जी का एक खास रूप है। टफनेस इज नथिंग बट अ स्पेशल स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड टिल फ्रैक्चर पॉइंट। कोई भी कंपोनेंट फ्रैक्चर पॉइंट तक जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसे क्या बोलते हैं? टफनेस। फ्रैक्चर पॉइंट के पहले तक टफनेस नाम नहीं देंगे, फिर उसे स्ट्रेन एनर्जी तो बोल सकते हो। डिफाइन करो। टफनेस की डेफिनेशन लिखो। टफनेस की डेफिनेशन लिखो। लिखिए, टफनेस इज डिफाइंड एज द एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी
toughness is defined as the energy absorption capacity of the component up to fracture point. ओके, तो अगर मैं टफनेस को ग्राफिकली दिखाऊं तो टफनेस स्ट्रेन एनर्जी है, इसका मतलब कर्व कौन सा बनाना पड़ेगा, पी डेल्टा वाला। पी डेल्टा कर्व का एरिया स्ट्रेन एनर्जी होता है और पूरा बनाना पड़ेगा ये। तो अब अगर मैं बात करूं तो इस पूरे एरिया को हम टफनेस कहेंगे। एक और मैं एग्जांपल बोल देता हूं कि अगर आपने लोड यहीं तक लगाया, मान लो यहीं तक लगाया, फ्रैक्चर पॉइंट तक नहीं लगाया, मतलब हमने कहा कि इस पॉइंट तक ही लोडिंग करा, तो अगर मैं कहूं इस एरिया को लोगे तो स्ट्रेन एनर्जी मिल जाएगी। तो ये स्ट्रेन एनर्जी है पर ये टफनेस नहीं, ये टफनेस है, ये स्ट्रेन एनर्जी भी है। मतलब ये स्ट्रेन एनर्जी है, ये भी स्ट्रेन एनर्जी तो एक जनरलाइज वर्ड है, पर एक खास स्ट्रेन एनर्जी को टफनेस कहते हैं। आई थिंक पूरी बात समझ में आ गई होगी, नोट करो। आ रहे हैं संदीप, उस बात पे भी आ रहे हैं, डोंट वरी, धीमे धीमे कंप्लीट तो होने दो, तभी ब्रेक दूंगा जब ये कंप्लीट होगा। 5 मिनट और रह गए, जल्दी से लिखो। क्लियर है यहां तक बात? ओके, अब यहीं पे एक वर्ड आता है अगला, मॉडुलस ऑफ टफनेस। मॉडुलस ऑफ टफनेस, तो मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या है कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ कंपोनेंट नहीं मटेरियल, एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टिल फ्रैक्चर पॉइंट। यहां देखो मैंने कंपोनेंट लिखवाया था क्योंकि ये कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये स्ट्रेन एनर्जी है, ये मॉडुलस है, तो ये और कुछ नहीं होगा, ये क्या होगा, टफनेस डिवाइड बाय वॉल्यूम। डेफिनेटली अगर मॉडुलस ऑफ टफनेस है तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंपोनेंट डायमेंशन। तो यहां चाहे तो लिख सकते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, लिख लो इसके बारे में फॉर्मूला लिख के, मतलब टफनेस को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, या ये है मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी अप टू
मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी है अप टू फ्रैक्चर। फ्रैक्चर पॉइंट तक स्ट्रेन एनर्जी का मॉडुलस है, उसी को टफनेस कहते हैं। हार्डनेस स्क्रैचेस को रजिस्ट करता है। स्क्रैच ना हो बॉडी में, चक्कू लेके स्क्रैच बनाओ, ना बनने दे, वो हार्ड है। और टफनेस, टफनेस का मतलब है कि लोड लगाने से डिफॉर्म हो और जितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो सके ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्चर होने तक, वो उतना ज्यादा टफनेस रखता है, अलोंगेट हो। स्क्रैच सब तो लिखा दिया यार, स्क्रैचेस को रखे वो हार्ड। और टफनेस का मतलब है फ्रैक्चर पॉइंट तक कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है। मॉडुलस ऑफ टफनेस का मतलब है स्ट्रेन एनर्जी का मॉडुलस अप टू फ्रैक्चर। तो लिख लो, इट इज द एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल, लिखना यहां ध्यान से, ऑफ द मटेरियल। इट इज द एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल। It is the energy absorption capacity of the material up to fracture point, up to fracture point। अब देखो ये स्ट्रेन एनर्जी नहीं है, स्ट्रेन एनर्जी का मॉडुलस है, इसलिए मैंने कर्व सिग्मा और एप्सिलॉन का बनाया है। पी डेल्टा का बनाता तो स्ट्रेन एनर्जी मिलती, सिग्मा एप्सिलॉन का बनाऊंगा तो स्ट्रेन एनर्जी का मॉडुलस मिलेगा। तो अगर पूरा एरिया लेते हैं तो इस पूरे एरिया को हम बोलेंगे स्ट्रेन एनर्जी मॉडुलस। ये तो बोल ही सकते हैं, ये तो है ही, स्ट्रेन एनर्जी का मॉडुलस तो है ही है। और साथ साथ इसी का नाम मॉडुलस ऑफ टफनेस भी है। लेकिन यही मैं अगर फ्रैक्चर पॉइंट तक का एरिया ना लूं, फ्रैक्चर पॉइंट तक का एरिया ना लेके मैं केवल यहीं तक का एरिया लूं मान लो, तो ये स्ट्रेन एनर्जी मॉडुलस तो है, क्योंकि एक ये तो जनरलाइज नाम है। जैसे हम सब मेडिजी में पढ़ते हैं, मतलब हम सब नहीं, आप सब तो मेडिजी में तो पढ़ ही रहो, फिर ब्रांच सिविल है, ये एक स्पेशल बात है। तो ये मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी तो है ही है, लेकिन इसे हम मॉडुलस ऑफ टफनेस नहीं बोलेंगे, ये नहीं, मॉडुलस ऑफ टफनेस नहीं, ये मॉडुलस ऑफ टफनेस है। अच्छा, यहीं तक का एरिया लेते तो भी स्ट्रेन एनर्जी का मॉडुलस तो कहलाता, टफनेस नहीं कहलाता। ठीक है, नोट करो, नोट करो, ब्रेक मत बोलो, भी 1 मिनट और है।
ओके, फिर यहीं पे एक और आखिरी दो डेफिनेशन लिखो, क्योंकि अब कंप्लीट ही कर देते हैं, तब ब्रेक देते हैं। रेजिलेंस, रेजिलेंस ओके। अब रेजिलेंस क्या है? रेजिलेंस भी स्ट्रेन एनर्जी है, और ये है स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट मतलब इलास्टिक लिमिट तक की स्ट्रेन एनर्जी को रेजिलेंस बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी तो बोल ही सकते हैं, रेजिलेंस भी बोलेंगे। ठीक, जैसे, और यही समझ लेते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ये है मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन, यह एक वर्ड और लगा लो, एनी, एनी स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट। यहां भी एनी मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट। पर एक और वर्ड होता है मॉडुलस ऑफ प्रूफ रेजिलेंस। तीनों को एक साथ समझ लेते हैं। ये है मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी एट इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ये तीन डेफिनेशन लिखवाई। जैसे टेक्निकली भी लिख सकते हैं, स्ट्रेन एनर्जी है कहां तक की? इलास्टिक लिमिट तक की, कोई भी। जैसे सुन लो पहले पूरी बात। मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी क्या है कि कोई भी स्ट्रेन एनर्जी का मॉडुलस है कहां तक? इलास्टिक लिमिट तक, कोई भी। ये एनी वर्ड क्यों लगाया बताऊंगा। और मॉडुलस ऑफ प्रूफ रेजिलेंस, मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी है, या कह दो एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मटेरियल है, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी का मतलब ही होता है एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मटेरियल। और कंपोनेंट बोलेगा एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द कंपोनेंट, इसका मतलब होता है स्ट्रेन एनर्जी। एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल, इसका मतलब होता है मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं कि इट इज एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मटेरियल। देखो मैंने मटेरियल वर्ड लिखा है, एट इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक का जो पूरा स्ट्रेन एनर्जी का मॉडुलस होगा उसे मॉडुलस ऑफ प्रूफ रेजिलेंस बोलेंगे। जैसे मैं पूरी बात को एक ही बार में समझा देता हूं, पहले समझ लो फिर लिखना, फिर ब्रेक। बस ये आखिरी डेफिनेशन है। जैसे अब मेरी बात को सुन लो, सारे कंफ्यूजन ही दूर। मैं 4-5 ग्राफ आपको बनाता हूं। चार ग्राफ्स में हम लोग आसानी से समझेंगे।
और ये समझने के बाद सारे डाउट ही क्लियर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। ये पी डेल्टा का ग्राफ है, तो इससे जो भी मिलेगा स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी। कहीं का भी एरिया लो वो स्ट्रेन एनर्जी है। जैसे मैंने कहा, मान लेते हैं ये पॉइंट है बी, इलास्टिक लिमिट। सभी मैं बी से इलास्टिक लिमिट दिखा रहा हूं। जैसे इलास्टिक लिमिट तक कोई भी एरिया, इसका नाम क्या है सर? देखो इसका मैं नाम लिखता हूं, इसका नाम है, बहुत आराम से, इसका नाम है स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, इसे स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे। अरे कहीं भी जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। स्ट्रेन एनर्जी इसलिए लिखा क्योंकि पी डेल्टा कर्व है। ये टफनेस है? नहीं। ये रेजिलेंस है। ये रेजिलेंस है। रेजिलेंस की डेफिनेशन क्या है कि एनी स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर कोई भी स्ट्रेन एनर्जी का नाम रेजिलेंस होता है। जैसे और बताता हूं। जैसे मैं पूरा क्या करता हूं, मैं पूरा एरिया लेता हूं बी पॉइंट तक का। लो, जैसे मैं कहूं ये स्ट्रेन एनर्जी है क्योंकि पी डेल्टा में। जैसे मैं कहूं ये रेजिलेंस है, ये रेजिलेंस भी है, ये स्ट्रेन एनर्जी भी है। और माय डियर एक और बात, ये प्रूफ रेजिलेंस भी है। ये प्रूफ रेजिलेंस भी है। प्रूफ रेजिलेंस का मतलब है, मैंने भले ही नहीं लिखा लेकिन आप समझ गए होंगे, मैंने मॉडुलस ऑफ प्रूफ रेजिलेंस लिखा। ये ऐसे ही हम लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ प्रूफ रेजिलेंस के जैसा लिख सकते हैं। यहां पे प्रूफ रेजिलेंस क्या होगा? स्ट्रेन एनर्जी एट इलास्टिक पॉइंट तक की एनर्जी को हम रेजिलेंस तो बोल ही सकते हैं, लेकिन उस रेजिलेंस का जो खास नाम है उसे प्रूफ रेजिलेंस बोलते हैं। या ऐसा ही बोल सकते हैं मैक्सिमम रेजिलेंस, क्योंकि इससे ज्यादा रेजिलेंस तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये बात हो रही है विद इन इलास्टिक लिमिट। जैसे इसे और क्लियरिटी आती देखना, सिग्मा एप्सिलॉन है, कहीं का भी एरिया ले लो ये, अच्छा लास्ट तक ले लोगे तो वो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ टफनेस, पढ़ा चुका हूं। लेकिन अगर इतना एरिया ले रहे हो तो इसे हम स्ट्रेन एनर्जी मॉडुलस तो बोलेंगे ही। ये है स्ट्रेन एनर्जी का मॉडुलस। इसे हम मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस भी बोलेंगे। पर इसे मॉडुलस ऑफ प्रूफ रेजिलेंस नहीं बोलेंगे। ये नहीं। लेकिन अगर मैं बी पॉइंट तक का एरिया लूं तो ये स्ट्रेन एनर्जी मॉडुलस तो है ही, ये नाम तो कॉमन है। कहीं तक की एनर्जी एब्जॉर्ब जो मटेरियल करता है, मटेरियल, ठीक है, इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस भी बोल सकते हैं, ये नाम भी दे सकते हैं। और ऑब्वियसली ये भी कह सकते हैं मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, ये भी है। और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस की मैक्सिमम वैल्यू प्रूफ रेजिलेंस भी बोल सकते हैं इसको, प्रूफ या मॉडुलस ऑफ प्रूफ रेजिलेंस। ये तीनों ही। अब बताओ भैया, किसी को कोई डाउट बचाओ तो, कोई भी डाउट बचाओ हो तो पूछ लो, इससे ज्यादा क्लियरिटी नहीं लाई जा सकती। कहीं तक का भी एरिया पी डेल्टा में स्ट्रेन एनर्जी कहलाता है, कहीं तक का भी एरिया सिग्मा एप्सिलॉन कर्व में स्ट्रेन एनर्जी मॉडुलस कहलाता है। इलास्टिक लिमिट का एरिया पी डेल्टा में
इलास्टिक लिमिट तक का एरिया पी डेल्टा में रेजिलेंस कहलाता है। मैक्सिमम वैल्यू को प्रूफ रेजिलेंस कहते हैं। सिग्मा एप्सिलॉन में इलास्टिक पॉइंट तक का एरिया प्रूफ या मॉडुलस ऑफ प्रूफ रेजिलेंस कहलाता है। उसके अंदर का कोई भी एरिया मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी तो है ही सब, पर मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस भी बोलते हैं। देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब ब्रेक लेते हैं, बताओ अंकित, मॉडुलस समझ में आया? बता दो भाई, कोई डाउट हो तो क्लियर करें, तो फिर ब्रेक लेते हैं। एक मिनट दे रहा हूं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो।